वोल्टेज और करंट दोनों में फेज एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है? करंट लैग्स वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल 90 डिग्री। सो वोल्टेज अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ तो बताओ, वोल्टेज अगर मैं रेफरेंस लेता हूँ तो करंट कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। क्यों डाउनवर्ड्स? क्योंकि करंट कैसा है? लैगिंग है। अब जिसको इंडक्टर पता है उसको कैपेसिटर ऑटोमेटिकली आने वाला है। अब जिसको आरएल समझा है उसको आरसी तो 100% आना चाहिए। एग्जैक्ट उल्टा करना है। तो एक एक करके बताओ। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज एंड करंट दोनों क्वांटिटीज कैसा होता है? इन फेज। दोनों क्वांटिटीज इन फेज होता है, मतलब दोनों वेवफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट कहां पर होता है? ओरिजिन। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस जीरो है ना। फेज डिफरेंस मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। याद है कि नहीं? दो वेवफॉर्म मैंने ड्रॉ किए थे, वोल्टेज वेवफॉर्म एंड करंट वेवफॉर्म। दोनों वेवफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट कैसा था? सेम था। ये वोल्टेज वेवफॉर्म और ये करंट वेवफॉर्म। क्या? तो बताओ पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? कॉस फाई। फाई का वैल्यू जीरो है, सो कॉस जीरो इज इक्वल्स टू कितना? 1। इसको हम लोग यूनिटी पावर फैक्टर कहते हैं। याद है सबको? सो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में यूनिटी पावर फैक्टर होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था इंडक्टर। प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों में फेज एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। अब कौन आगे होता है और कौन पीछे होता है? क्या था स्टेटमेंट? करंट लैग्स वोल्टेज बाय एंगल 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल 90 डिग्री। सो वोल्टेज अगर मैं रेफरेंस लेता हूं तो बताओ, वोल्टेज अगर मैं रेफरेंस लेता हूं तो करंट कहां पर ड्रॉ करेंगे? अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? डाउनवर्ड्स। क्यों डाउनवर्ड्स? क्योंकि करंट कैसा है? लैगिंग है। लैगिंग। अगर वो लीडिंग होता तो करंट में अपवर्ड्स ड्रॉ करता। करेक्ट। सो ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। सो फाई इज इक्वल्स टू फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 90 डिग्री है। तो याद करो वेवफॉर्म कैसा ड्रॉ किया था? वोल्टेज वेवफॉर्म का स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन लिया ना मैंने, मतलब वोल्टेज मैंने रेफरेंस लिया। तो बताओ करंट का वेवफॉर्म कहां से स्टार्ट होगा? आफ्टर ओरिजिन स्टार्ट होगा, क्योंकि करंट कैसा है? लैगिंग है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो ये वाला आएगा I/2। समझा? नेक्स्ट। तो बताओ पावर फैक्टर कॉस फाई। फाई इज इक्वल्स टू कितना है? 90। सो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर फैक्टर 0 होता है। फिर उसके बाद कैपेसिटर। अब जिसको इंडक्टर पता है उसको कैपेसिटर ऑटोमेटिकली आने वाला है। इसका एग्जैक्ट अपोजिट करना है। इसमें वोल्टेज एंड करंट दोनों में फेज एंगल कितना है? 90 डिग्री। अब यहां पर भी 90 डिग्री है। यस, यहां पर करंट लैगिंग था, यहां पर करंट लीडिंग है। करेक्ट। फेज एंगल 90 डिग्री। तो बता, वेवफॉर्म में वोल्टेज का वेवफॉर्म ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, करंट का वेवफॉर्म बिफोर ओरिजिन। लीड कर रहा है ना, लीड मतलब बिफोर होगा। सो बिफोर ओरिजिन कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो यहां पर भी डिफरेंस है π/2। नेक्स्ट पावर फैक्टर बताओ कितना? कॉस फाई। कॉस 90 ना, कितना आएगा? 0। अब ये तो हो गया एक एक कंपोनेंट है, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। फिर उसके बाद हमने कॉम्बिनेशंस देखे थे, आरएल, आरसी एंड आरएलसी। तो बताओ आरएल में क्या होगा? रेजिस्टर इंडक्टर दोनों का कॉम्बिनेशन है आर, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? एक्सएल। याद है सबको? एक्सएल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या? एक्सएल इज इक्वल्स टू 2πfl। अरे क्या तुम लोग ने कुछ किया है भी नहीं क्या? एक्सएल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 2πfl। एफ इज अ फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स। करेक्ट। एल इज अ इंडक्टेंस, यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी। एल का यूनिट क्या होता है? हेनरी। एंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स। करेक्ट। अब इसमें बताओ आर जो है वो रियल पार्ट होता है, एक्सएल इमेजिनरी पार्ट होता है। सब हमने ग्राफ वगैरह ड्रॉ करके देखा था। ये कौन सा इमेजिनरी होता है? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कौन होता है फिर? एक्सी होता है ना। एक एक्सएल बताया था, एक एक्सी बताया था। एक्सएल कौन सा इमेजिनरी है? पॉजिटिव इमेजिनरी।
एंड एक्सी नेगेटिव इमेजिनरी। एक्सी किस में होगा? आरसी सर्किट में होगा। आरएल सर्किट में कौन होगा? एक्सएल होगा। तो बताओ इसका इंपिडेंस जेड बार इज इक्वल टू क्या? आर प्लस जे एक्सएल। कौन सा फॉर्म है ये? रेक्टेंगुलर फॉर्म। जेड बार इज इक्वल टू जेड एंगल फाई। ये कौन सा फॉर्म है? पोलर फॉर्म। पोलर को रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को पोलर कैसे कन्वर्ट करना है सबको पता है। जेड इज अ मैग्नीट्यूड एंड फाई इज फेज एंगल। तो बताओ फिर z कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। क्लियर है? बताओ पावर फैक्टर कितना होगा? 0 से 1 तक होगा ना। पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? cos फाई। जब cos 0 है तब वैल्यू कितना होता है? 1। जब cos 90 है तब वैल्यू कितना होता है? 0। तो एंगल अगर 0 और 90 के बीच में तो पावर फैक्टर भी कितना होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। क्योंकि cos कितना भी वैल्यू आप लोग पुट करके देखो, cos 100 पुट करके देखो, आपको आंसर लेस देन 1 ही मिलेगा। cos 1000 पुट करके देखो, cos 1 करोड़ पुट करके देखो, आपको आंसर हमेशा लेस देन 1 ही मिलेगा। समझा? नेक्स्ट, सो वोल्टेज एंड करंट दोनों में फेज एंगल मोर देन 0 लेस देन 90 और उसकी वजह से पावर फैक्टर भी कितना होगा? मोर देन 0 लेस देन 1। और पावर फैक्टर का नेचर कौन डिसाइड करता है? करंट डिसाइड करता है। अब इसमें करंट कैसा? लैगिंग है ना, तो पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा? लैगिंग। तो पावर फैक्टर कैलकुलेट करने के बाद उसके आगे आपको उसका नेचर मेंशन करना है। 3 ऑप्शन है आपके पास, एक होगा लैगिंग, एक होगा लीडिंग और एक होगा यूनिटी। यूनिटी कब मिलेगा? जो प्योरली रेजिस्टिव होगा। प्योरली रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। करेक्ट है? नेक्स्ट, अब जिसको आरएल समझा है उसको आरसी तो 100% आना चाहिए। एग्जैक्ट उल्टा करना है। तो बताओ फिर आरसी रेजिस्टर एंड कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का वैल्यू आर एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या लेंगे? एक्ससी लेंगे। चलो इसके साथ तो कंपेयर कर सकते हो ना आप लोग, एक्ससी। अब ये एक्सएल था, ये एक्ससी है। एक्सएल कौन सा इमेजिनरी है? पॉजिटिव। एक्ससी कौन सा इमेजिनरी है? नेगेटिव इमेजिनरी। तो ये आएगा माइनस एक्ससी। तो बताओ इंपेडेंस कितना होगा? जेड बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? जैसे यहां पर आर प्लस जे एक्सएल लिखा, यहां पर आर माइनस जे एक्ससी। ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको पोलर में कन्वर्ट करेंगे, सो जेड बार इज इक्वल टू क्या आएगा? जेड एंगल माइनस फाइव सी। जेड एंगल माइनस फाइव। ओके, जैसे यहां पर प्लस फाइव है, यहां पर क्या आएगा? माइनस फाइव। तो प्लस माइनस से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो आरएल कौन है और आरसी कौन है। आरएल में क्या होगा? पॉजिटिव साइन, आरसी में नेगेटिव साइन। दोनों याद रखोगे, हमेशा कंफ्यूज रहोगे। दोनों में से किसी एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। करेक्ट? तो ये कौन सा फॉर्म मिला मुझे? पोलर फॉर्म। ये मिला मुझे पोलर फॉर्म। नेक्स्ट, ये कौन है? मैग्नीट्यूड। और ये कौन है? फेज एंगल। करेक्ट? बताओ फिर मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं? जेड इज इक्वल टू क्या? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एंड एंगल क्या आएगा? फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, एक्सी अपॉन आर। समझो? चलो फिर उसके बाद एक्सी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। याद है ये फॉर्मूला? एक्सएल का फॉर्मूला 2 पाई एफ एल, एक्सी का फॉर्मूला 1 अपॉन 2 पाई एफ सी। अब इसमें सी जो है, सी कैपेसिटेंस, इसका यूनिट क्या होता है? फैरेड। ओके, एंड एफ का यूनिट क्या है? हर्ट्ज। इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? हेनरी। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैरेड। एक्सएल का यूनिट क्या है? ओम। एक्सी का भी यूनिट क्या है? ओम। समझा? चलो नेक्स्ट, अब इसके बाद वोल्टेज अगर मैं रेफरेंस लेता हूं तो बताओ करंट कैसा होगा? लीडिंग होगा। क्यों लीडिंग होगा? आरसी कॉम्बिनेशन है ना। आरएल में कैसा होता है? लैगिंग करंट, आरसी में लीडिंग करंट। ये फेज एंगल कितना होगा? मोर देन 0 लेस देन 90। यहां पर भी वैसे ही था, लेकिन यहां पर करंट लैगिंग था, यहां पर करंट लीडिंग है। लीडिंग करंट। ओके, तो बताओ फिर यहां पर पावर फैक्टर कितना होगा? पावर फैक्टर मोर देन 0 लेस देन 1। और पावर फैक्टर का नेचर कौन डिसाइड करता है? करंट डिसाइड करता है। करंट लीडिंग है तो पावर फैक्टर कैसा आएगा? लीडिंग।
समझो, सेम टू सेम मैंने यहां पर लिखा है, बस एक डिफरेंस है प्लस माइनस का, यहां पर प्लस था यहां पर माइनस है, यहां पर लैगिंग करंट था यहां पर लीडिंग करंट है। तो दोनों याद रखोगे कंफ्यूज रहोगे, दोनों में से एक को याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मैंने कुछ पावर के फॉर्मूलेज बताए थे, याद करो पावर के फॉर्मूलेज। P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, ये कौन सा पावर हुआ? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर यूनिट क्या होगा एक्टिव पावर का? वैट। सेकेंड इज रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर का यूनिट VAR। फॉर्मूला बताओ, रिएक्टिव पावर डिनोटेड बाय Q ना, तो ये क्या आएगा? VI sin phi, यूनिट इज VAR। एंड थर्ड था अपरेंट पावर, अपरेंट पावर का फॉर्मूला is denoted by S, formula is VI, unit is VA। तो ये तीन फॉर्मूले अच्छे से याद रखो, एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट। ओके। कंज्यूम पावर मतलब कौन सा पावर? एक्टिव पावर। एब्जॉर्ब पावर मतलब कौन सा पावर? एक्टिव पावर। एक्टिव पावर, समझा? तो कंज्यूम पावर, एब्जॉर्ब पावर, एक्टिव पावर सब एक ही है। एग्जाम में अगर कंफ्यूज हो गए तो क्या करोगे? तीनों सॉल्व करेंगे, तीनों कैलकुलेट करके आएंगे, एग्जामिनर को चाहिए वो उसको चेक करेगा। समझ में आ रहा है? तो बस इतने फॉर्मूलेज हैं। अब इसके बाद कौन सा सर्किट है? RLC सर्किट। RLC सर्किट कभी RLC बिहेव नहीं करता, वो एक तो एज ए RL बिहेव करेगा या फिर एक तो RC बिहेव करेगा। अब वो किसके ऊपर डिपेंड है? XL और XC के ऊपर डिपेंड है। अगर XL XC से बड़ा है तो वो सर्किट कैसा होगा? RL, दैट इज पॉजिटिव। अगर XC XL से बड़ा है तो निगेटिव आएगा, मतलब वो सर्किट कैसे बिहेव करेगा? RC आने वाला है। और जिसको RL और RC दोनों समझेगा उसको RLC 100% आने वाला है। तो आप लोग सिर्फ एक सर्किट के ऊपर फोकस करो, RL के ऊपर, बाकी के सर्किट्स आपको ऑटोमेटिकली आने वाले हैं। क्लियर है?